नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? चुपचाप जो बैठे रहते हैं ना, जीवन में उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी चुप बैठी है तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? बहुत इंटेलिजेंट है। अभी पुलिस वाला आ जाए और आपसे पूछे कि चोरी किसने की, तो फंसेगा वही जो चुपचाप बैठा। इसलिए दुनिया के हर विद्वान ने कहा है कि कम्युनिकेटिंग प्लीज, बातचीत जारी रखें। आज मैं एक बहुत विशेष आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो किसी ने आपको नहीं बताया। पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं, और पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पति पत्नी के झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब कितना अजीबोगरीब संयोग आप देखिए, झगड़े यहां ज्यादा होते हैं लेकिन तलाक कम होते हैं। यूरोप में झगड़े कम होते हैं, तलाक ज्यादा होते हैं। दोनों में केवल एक ही चीज का अंतर है, वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं, झगड़ा करके रूठ जाते हैं और रूठ कर अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं। और जब हम अलग अलग सो जाते हैं, बातचीत बंद करते हैं, तो दिमाग शुरू हो जाता है। फिर हम किसी के बारे में कुछ भी सोचना चालू कर देते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा आप कैसे हैं, आप चुप हैं, तो आपने मुझे कह दिया कि साले तुझे जो सोचना हमारे बारे में सोच। और मैंने अभी आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जो जवाब नहीं दे रहे उनके बारे में मैं सोच रहा हूं। बताऊं क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं शायद सुबह सुबह अपनी बीवी से पिट के आया हूं। मैं कुछ भी सोच सकता हूं, मुझे रोक नहीं सकते आप। अगर आप चुप रहोगे, भगवान कसम उल्टा पुल्टा सोचूंगा और सोच सोच के यहां पर बताऊंगा। इसलिए मेरे से आप बातचीत चालू कर दें। देखिए, यहां पर झगड़े होने के बाद भी तलाक क्यों नहीं होते? क्योंकि पति पत्नी झगड़ा अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की तरह करते हैं। रोज सुबह झगड़ा चालू करते हैं, शाम को सीज फायर करते हैं, फिर बातचीत चालू करते हैं, सुबह फिर झगड़ा चालू करते हैं, फिर शाम को बातचीत करते हैं, सुबह झगड़ा करते हैं, और एक तरह जिंदगी भर चलता रहता है। अब इसके अंदर सबसे खास बात है, बातचीत करते रहते हैं, इसलिए झगड़े तलाक तक नहीं पहुंचते। इसलिए दुनिया के हर विद्वान ने कहा है बातचीत जारी रखिए। दो देशों के बीच में भी जब कोई तनाव आता है तो विद्वान एक ही बात कहता है, कीप कम्युनिकेटिंग, बातचीत चालू कीजिए। आप बाकी जितने भी हथियार आजमाना चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में कहीं काम नहीं करेंगे, सिर्फ बातचीत को छोड़कर। क्लियर? तो तमाम शादीशुदा जोड़े जो रोज झगड़ा करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं। वो झगड़ा जारी रखिए। मतलब आपका पड़ोसी आकर कितना भी आपको कहे रुक जाओ, तुम्हें रुकना नहीं, झगड़े करते ही रहना है। झगड़े में कोई कमी आए तो तलवार खरीद के लाओ, तलवार के साथ भी झगड़ा करो, लेकिन झगड़े की समाप्ति पर बात करो। हेलो, करेंगे? तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे से बात करें। 45 मिनट 45 मिनट में आपसे मांगने आया हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि ये 45 मिनट मुझे नहीं भी सुनेंगे तो भी कोई माइक का लाभ नहीं है जो इन 45 मिनट को रोक पाए। कोई रोक नहीं पाएगा, और कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं होगा, चाहे अरबों डॉलर कमा ले, जो ये 45 मिनट जाने वाले हैं उन्हें कोई वापस ला पाएगा। न ला पाएगा, न रोक पाएगा। जो चीजें न लाई जा सकती है, न रोकी जा सकती है, उन चीजों को काट लेना चाहिए कि जी लेना चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता। अच्छा, जी लेना चाहिए ऐसा बोल रहे ना? तो 45 मिनट मेरे साथ जीने के लिए तैयार हैं? देखिए, तुम्हें आरसिम करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना। मैंने इन 25 सालों में लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित किया, सबने आरसिम नहीं किया, फिर भी जी रहे। तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप आरसिम नहीं करेंगे तो भी जिंदा ही रहेंगे। कोई ज्यादा चैलेंज आने वाले नहीं है, बस संख्या अलग अलग हो जाएगी। कुछ कामयाब लोगों की संख्या में जाएंगे, कुछ लोग नाकामयाब लोगों की तरफ जाएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी। इसलिए तुम्हें आरसिम करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, लेकिन 45 मिनट यादगार बनाते हैं। तैयार है आप लोग? ये 45 मिनट हम इतने यादगार बनाते हैं कि जो मुझे पता नहीं है आप मुझे बता देना, और जो मुझे पता नहीं मैं आपसे सीख लूंगा, क्योंकि मैं सबसे सीखता हूं। मैंने आज दिन तक दुनिया में 25 सालों में
किसी भी सेमिनार की एक लाइन भी ऐसी नहीं बोली जो किसी किताब में लिखी गई। और गारंटी की बात यह है कि किताब पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट सर्विस में नौकरी नहीं लगी। बिल्कुल पढ़ाई में योगदान नहीं, मैंने कभी किताब ही नहीं पढ़ी कोई भी। मुझे पहली बार अपलाइन ने पहली किताब दी तो भाई साहब मैं 4-5 पेज के बाद ज्यादा नहीं पढ़ पाया। तो लोग कहते हैं कि फिर आप बोल कैसे लेते हैं? मैंने कहा मैं किताब नहीं, लोगों को पढ़ता हूं। और जब हम इंसानों को पढ़ना सीख जाते हैं, इंसानों की बातों को एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तो फिर दुनिया की किसी किताब की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी आपको कुछ भी सिखा दे, कोई भी। सीखने के लिए किताब की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए गुरु की जरूरत भी नहीं है। सीखने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है कि मुझे क्या सीखना है और मुझे क्या नहीं सीखना है। अगर ये लाइन आपने जीवन में डिसाइड कर ली कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना, ये कॉमन सेंस आपके पास है ना, तो भगवान कसम हर चीज आपको सिखाएगी, हर परिस्थिति सिखाएगी, हर घटना सिखाएगी, हर व्यक्ति सिखाएगा, हर नेचर का पार्ट सिखाएगा, हर सज्जन, हर लेडीज, हर बच्चा आपको सिखाएगा। अगर आप सीखना चाहो तो सीखना चाहिए तो कोई भी सिखाएगा। सुबह सुबह जब मैं 5:40 पर देहरादून रेलवे स्टेशन पर उतरा तो आदरणीय दीवान सर और दीपेंद्र सिंह जी ये दोनों मुझे लेने आए, तो कार में बिठा दिया। जो ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर गए तो हमारा स्वागत एक शराबी ने किया। अब पता नहीं उत्तराखंड में कहीं दारू पे रोक नहीं क्या, नहीं है ना। तो यहां पर एक आदमी सुबह सुबह ही फुल दारू पीकर हमारी गाड़ी के सामने आ गया। मुझे लगा कि आज सर की गाड़ी पे गिरेगा, गाड़ी पर डेंट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पास में ही एक बड़ा नाला था, उसमें जाके गिरे। नाले में गिरते ही आवाज आई छपा। तभी हमने दीवान सर से बोला गाड़ी रोको, गुरुजी मिल गए। क्या बोला? गाड़ी रोको, गुरुजी मिल गए। तो उन्होंने कहा कहां है गुरुजी? मैंने कहा वो नाले में जो विराजमान है, आज से मेरे गुरुजी हैं। वो कहा वो कैसे हुए? मैंने कहा बहसबाजी का वक्त नहीं है, पहले गुरु को टाइम देना पड़ता। हम नाली में बैठे हुए गुरुजी के पास गए, गुरुजी को दूर से ही प्रणाम किया, निकालने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी से हमने कहा कि गुरुजी आज आपने हमें एक चैप्टर लाइफ का समझा दिया है और डेमो करके भी बता दिया कि साले तू पिएगा तो तेरा भी यही हाल है। सीखना चाहो तो नाली में पवावा शराबी भी सिखाता है, और नहीं सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा हाल पाका नहीं कर सकता। तो सीखना एक कला है, सीखना एक कॉमन सेंस है, और हम हर व्यक्ति से सीखते हैं। कोई ये मुझे मत समझे कि मैं आपका गुरु हूं, मैं किसी भी मायने में आपका गुरु नहीं हूं। सब एक दूसरे के गुरु हैं। तुम भी गुरु, हम भी गुरु हो जाते हैं शुरू। और जब सारे गुरु रहेंगे तो दुनिया में प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। तैयार है मेरे गुरु? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूं। भीलवाड़ा के हरिद्वार के पास कहां है? तो इतनी तालियां तो आपने नहीं बजाई। लगभग 1000 किलोमीटर दूर से मैं आपके बीच में आया हूं। मेरा जन्म 1973 में भीलवाड़ा में हुआ था। मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है, ज्यादा पढ़ाई का नहीं हुई। बीकॉम में आने से पहले मेरी हिस्ट्री को अगर आप देखें तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। जब मैं 9 साल का था तब मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस सर्विसेज में काम करते थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ 250 रुपये पेंशन आती थी। माताजी पापड़ और अचार बनाने की कला में बहुत निपुण थी, घरों घरों से ऑर्डर लेती थी और अचार और पापड़ की सप्लाई करती थी। 6 भाई बहनों का मेरा फैमिली, पूरी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर में। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं 6ठी क्लास में आया तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। मैंने एक दिन इसके ऊपर रिसर्च की
कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो रिसर्च की रिपोर्ट आई कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी की हाइट 6 फुट 2 इंच है, डिफेंस सर्विसेज के आदमी है, बात बात पर गुस्सा आता है, ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन। किसके? जब भी हम उनके नजदीक जाते थे तो 5 फीट की दूरी मेंटेन करते थे, क्योंकि किक तो चलते चलते ही पड़ती थी, इतना गुस्सा था। और हमारे पिताजी ने हमें कह दिया था कि नहीं पढ़ेगा तो किक मार के निकाल दिया जाएगा। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन। स्कूल चल रही थी, 6ठी क्लास में एक दिन हमारे पिताजी माताजी झगड़ा कर रहे थे। पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे थे। डायलॉग था, तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यह बजट क्या होता है, क्यों बिगाड़ दिया, बिगड़ता है तो लाया ही क्यों? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आए, लेकिन बजट क्या होता है ये पूछने की ताकत हमारे पास नहीं थी पिताजी से। क्यों? हाँ, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आईएएस के एग्जाम में भी यही प्रश्न आएगा, इसलिए आपको लास्ट समय तक याद रखना है। पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, उत्तर है पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। तो अब पिताजी से पूछ नहीं सकते थे तो पड़ोस में जाकर पड़ोसी से पूछा कि भाई साहब ये बजट क्या होता है? तो पड़ोसी ने कहा, भैया जब मैं इसको यूं करता हूं तो कटती है आवाज। हाँ, इसमें गेम की कोई चैलेंज है आपका? तो पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे थे, पिताजी से पूछ नहीं सकते थे, पड़ोसी से जाके पूछा ये बजट क्या होता है? तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने पड़ोसी से पूछा आमदनी क्या होती है, आमदनी कहां से आती है? तो पड़ोसी ने कहा आमदनी के कई जरिए हैं लेकिन 3 प्रमुख हैं, नौकरी, बिजनेस, खेती। मैं 6ठी क्लास में सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा। खेती के लिए जमीन चाहिए, वो हमारे पास थी नहीं, बच्चे को कोई नौकरी देगा नहीं। अब मेरे पास एक ही तरीका बचा, बिजनेस का। और मैंने अपने पहला एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की 6ठी क्लास में, पतंग की दुकान लगाई। मैंने पतंग की दुकान लगाई। पतंग की ही क्यों लगाई? पतंग की ही क्यों लगाई? क्योंकि मैं छोटा था लेकिन कॉमन सेंस था। कॉमन सेंस क्या कहता है? जैसा समय है, जैसा स्थान है, जैसी परिस्थिति है, वैसा व्यापार होना चाहिए। यानी जैसा समय चल रहा है आपका, जिस जगह पर आप रह रहे हैं और जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर आपको कार्यक्रम करना पड़ेगा अपने व्यापार का। लेकिन 90% लोग दिमाग बहुत रखते हैं लेकिन कॉमन सेंस नहीं रखते। कभी आपने सुना है कि सब्जी मंडी में मर्सिडीज का शोरूम खुल गया? क्योंकि मर्सिडीज के मालिक को पता है कि मेरे ग्राहक कहां हैं, राइट? कभी आपने सुना नहीं होगा कि पतली सी गली में कोई बड़ी कार का शोरूम खुल गया। ये कॉमन सेंस वाली बात है। एक मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ ही डायरेक्ट सेलिंग चालू की। वो जिस कंपनी में काम करते थे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, इंडिया में नई नई आई थी, इंडिया में काम करना चालू किया, लेकिन उनका टूथपेस्ट 450 रुपए का था। मैंने कहा यार ये कंपनी नहीं चलेगी, इतना कोई महंगा खरीदेगा नहीं। उसने कहा नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मैंने कहा ये दुनिया की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कंपनी भी हो जाए, लेकिन तेरे पास कोई 450 टूथपेस्ट खरीदने वाला आदमी नहीं रहता, तो दुनिया का कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ जाए, जब तक आम आदमी के पॉकेट की साइज के अनुसार नहीं होगा वो नहीं चलेगा, और अल्टीमेट नहीं चला। तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपके रिश्तेदार कौन है, आपके दोस्त क्या है, आपके पड़ोसी कौन है, आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप किस सिटी में रहते हैं, कौन सी आयु वर्ग आपके पास है, कौन सी इनकम का क्राइटेरिया आपके पास है। अगर आपको ये पता नहीं है ना, तो आप कितना भी अच्छी कंपनी कर लो, नहीं चलने में, राइट? तो कॉमन सेंस था। पतंग की दुकान इसलिए लगाई क्योंकि मेरे सारे दोस्त 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे थे और सब पतंग पर ही पैसा खर्च करते थे। जब मेरे फ्यूचरिस्टिक कस्टमर ही बच्चे थे तो मैंने पतंग की दुकान लगाने की सोची। अब पतंग की दुकान के लिए पैसा कहां से लाऊं? पैसा पिताजी से मांग नहीं सकते, क्यों? हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बजट। पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो हमने सीधा चॉकलेट खाना बंद किया। 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे। 1 साल तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा किया, 1 रुपया 60 पैसा अपने बड़े भाई से उधार लिया
₹3.20 से पतंग की दुकान लगाई और छठी क्लास में हमने 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। छठी क्लास वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई, तो फिर कभी रुकी नहीं। फिर मैं हर जगह व्यापार करता था, क्योंकि अब मुझे व्यापार समझ में आ गया। होली आती थी, सारे बच्चे छुट्टी बनाने के लिए निकलते थे। उस समय हम रंग की दुकान लगाते थे, दिवाली पर पटाखों की दुकान, राखी पर राखी की दुकान, और जब कोई त्योहार नहीं होता था तो हमने फुल टाइम किया कंचे की दुकान। कंचे की दुकान क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉमन सेंस था कि कंचे का गेम ओलंपिक में नहीं है, इसको खेलने का कोई फायदा नहीं है। खेलेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे, हारेंगे तो रोएंगे, जीतेंगे तो जश्न मनाएंगे। परमानेंट मुस्कुराना है तो बेचने वाला बनना पड़ेगा, चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते, हमारा भी तो। और हमने कंचे की दुकान लगा ली। जब मैं 11वीं क्लास में आया, तब तक मेरे पिताजी को पता नहीं था कि मैं कोई कारोबार करता हूं। 6 बजे से पहले पहले मैं अपनी दुकान बंद कर लेता था। क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो हम चुपके चुपके कारोबार करते थे। 11वीं क्लास में एक नई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई, एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करने की। अब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और पिताजी से पूछ नहीं सकते थे, तो अब क्या करें? हमारी मां ने बुकिंग कराई। एक फैमिली को 2 सिलेंडर एक महीने में मिलते थे उस जमाने में, तो हमारी मां ने बुकिंग कराई। गुलाबी कलर की स्लिप आई और मेरी मां ने कहा कि नंबर आ गया है, गांव के चौराहे पर वेंडर खड़ा है, खाली सिलेंडर साइकिल पर ले जाओ, भरा लेकर आओ। मैं लेने गया, वहां पर मैंने देखा कि वेंडर और कस्टमर आपस में बात कर रहे हैं। कस्टमर गिड़गिड़ा रहा है, भैया नंबर तो नहीं आया है लेकिन सिलेंडर अर्जेंट चाहिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है। तो वेंडर कह रहा था कि इतना ही अर्जेंट है तो ब्लैक में ले लो, 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया, साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूं, क्योंकि सीधा 100 का 200 होगा। लेकिन मुझे यह पता ही नहीं था कि सिलेंडर मिलते कहां। मैसेज नंबर 1, सोचने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले पता किया जाए ये होगा कैसे। सबसे पहला काम है सोचना। जब तुम सोचते हो ना तो कायनात तुम्हारे साथ काम चालू करती है, ईश्वर अल्लाह तुम्हारे साथ काम चालू करते हैं और उसी के अनुसार दिमाग काम साथ चालू करता है। ये दुनिया में जिन भी व्यक्तियों के नाम आप जानते हैं, वो नाम सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उन्होंने काम करने से पहले सोचा नहीं। लेकिन जब हम पढ़े लिखे बन जाते हैं ना, तो दिमाग विस्तृत करने के लिए पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, लेकिन तुम दिमाग ज्यादा इसलिए रखते हो कि एनालिसिस करना चालू कर देते हो, ये तो होगा ये नहीं होगा। और यही जीवन भर की तकलीफ है। किसी के पास प्लान बताने जाओगे तो पहले सोचोगे ये करेगा या नहीं करेगा। अरे तुम क्या भगवान हो जो पहले तुम डिसाइड करोगे कि ये करेगा कि नहीं करेगा? 90% लोग यही गलती करते हैं। दुनिया में उन्हीं का नाम याद रखा गया है जिन्होंने पहले सोचा नहीं। एक यूरोप में बच्चा पैदा हुआ था, उसने बाल्यकाल अवस्था में जब उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, वो लोगों को जाकर कहता था मुझे रात में सूरज उगाना है। लोगों ने कहा इसलिए इसी को स्कूल से बाहर निकाला गया, रात को भी कोई सूरज उगेगा। लेकिन उसने बोल दिया, एनालिसिस नहीं किया, तो कायनात ने काम करना चालू किया, ईश्वर अल्लाह ने काम करना चालू किया, दिमाग ने काम करना चालू किया, बल्ब बनकर तैयार हुआ। उसी का नाम तुम एडिसन के नाम से जानते हो। एक पागल और पैदा हुआ था, उसने क्या बोला कि मैं इंसान को पक्षी की तरह उड़ाऊंगा। लोगों ने कहा पागल हो गया, पंख नहीं होते इंसान के। लेकिन उसने सोच लिया, तो कायनात ने काम करना चालू किया, ईश्वर अल्लाह ने काम करना चालू किया, दिमाग ने काम करना चालू किया और फिर प्लेन बनकर तैयार हुआ। आप उसे राइट ब्रदर के नाम से जानते। एक पागल इंडिया में भी पैदा हुआ था, करोड़पति खानदान में जन्म लिया था। पिताजी ने साउथ अफ्रीका में दृष्टि करने के लिए भेजा। साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उस समय वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में यात्रा करता था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठा था। अंग्रेज में बैठे थे, अंग्रेजों से सहन नहीं हुआ, उस आदमी को पकड़कर बाहर फेंक दिया। जब उस व्यक्ति को बाहर फेंका तो व्यक्ति सोचने लगा, ए अंग्रेज, तूने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंकवा दूंगा।
पहले नहीं सोचा कि कैसे टिकवाऊंगा, पहले सोचा टिका दूंगा। और जो ही उसने सोचा, कायनात ने काम करना चालू किया, ईश्वर अल्लाह ने काम करना चालू किया, दिमाग ने काम करना चालू किया। इंडिया में सारे काम छोड़कर आ गया और अपनी टीम बनाने लगा। हमारे जैसे समझदार आदमी से मिले और कहा हमें अंग्रेजों को बाहर फेंकना है, तो सारे पढ़े लिखे टाई लगाने वाले आदमी हंसने लगे। पागल आदमी, अंग्रेज कोई तेरे से जाएंगे? तेरे पास क्या तोप है, तेरे पास क्या गोली है, तेरे पास कोई सेना है, तेरे पास कोई पैसा है? गांधी एक ही बात कहता था, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन सोच लिया तो कायनात ने काम करना चालू किया, ईश्वर अल्लाह ने काम करना चालू किया, दिमाग ने काम करना चालू किया और मंत्र आया अहिंसा। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल हथियार। यह हथियार की धार इतनी लंबी होती है कि यह कई दिनों के अंदर घुस जाती है। राजीव गांधी की हत्या हुई तो इमोशन का वार इतना था कि कितने भी राजनीतिक दल प्रयास करे, एक मत से वो जीत गए, क्योंकि उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी जीते, इमोशनल एक ऐसा हथियार है कि तुम्हारा बच्चा अगर एक दिन खाना नहीं खाए तो तुम अपने फैसलों को बदलने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हारी बीवी जब 15 मिनट के लिए नाराज होकर एक कोने में बैठ जाए तो तुम अपने डिसीजन को बदल लिया करते हो। इमोशन एक ऐसा हथियार है जो दिल की गहराइयों तक जाता है। और गांधी को यह बात समझ में आ गई। गांधी ने कहा हम अहिंसा करेंगे, गुलाब का फूल हाथ रखेंगे और टीम बनाएंगे, जहां पर भी अंग्रेज दिखे उन्हें गुलाब का फूल बताएंगे और कहें ये तुम्हारा इंडिया नहीं है भाई, भारत छोड़ो ना। लोगों को मूर्खता लगी, लोगों को लगा ये पागल हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने लगातार इस काम को करना चालू किया, कई साल लगे, लेकिन अंग्रेज थोड़े ही दिनों में पागल हो गए। क्योंकि अंग्रेज जो ही घर से बाहर निकले, 5 आदमी मुस्कुरा के कहते गुलाब का फूल देखे, तुम्हारे पिताजी का नहीं है, भारत छोड़ो। अंग्रेज थोड़े दिन तक नाटक समझते थे, लेकिन इतनी टीम तैयार हो चुकी थी कि अंग्रेज खाना खाए तो भी दूर से ही गुलाब का फूल दिखाया जाता, अंग्रेज पोटी जाए तो भी बताया जाता कि गुलाब का फूल दिखाया जाता। और अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टॉप टाइम हाईवे मार्जिन पर जा रही थी, सबसे टॉप मार्जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें हिंदुस्तान को आजाद करना है, हिंदुस्तान को छोड़ना है, अगर हम यहां रहेंगे तो पागल हो जाए। उस व्यक्ति को आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उन्होंने सोचने से पहले एनालिसिस नहीं किया, और ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हें एनालिसिस करवाती है। कोई तुम्हें कहता है करोड़पति बनोगे, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। देखो कुछ लोग तो फटाफट हाथ खड़ा कर रहे, कुछ का थोड़ा सोच के धीरे धीरे आ रहा, कुछ लोग का इतना आया फिर रुक गया, कुछ लोगों का जेब से निकलने वाला था उससे पहले रुक गया, क्योंकि एनालिसिस किया। जो ही खड़ा करने वाला था तभी दिल बोला तू करोड़पति, तेरा बाप भी बना कभी, वापस अंदर डाल दिया फटाफट, क्योंकि तुमने एनालिसिस किया। जिस चीज में 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा उसमें भी तुम्हारा दिल बोलने के लिए तैयार नहीं है, और यही वास्तव में यही तुम्हारे अंदर रुकावट, क्योंकि तुम वो खुलकर बोल ही नहीं पा रहे तो बात भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रही, और वो कायनात को बना ही नहीं पा रहा। एक बार हाथ खड़ा तो करके देखो, फिर तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी आती है तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा शरीर किस दिशा में भागना चालू करता है तुम्हें पता चलेगा। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। जो तुम ऐसा बोलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर रक्त बहना चालू होता है पॉजिटिविटी का, और उस समय अगले 15 मिनट के लिए तुम्हारे शरीर का माहौल ही बदल जाता है। इसलिए बड़ा सोचना शुरू करो। खैर, मेरी मां ने मुझे गैस का सिलेंडर लेने के लिए भेजा, और मैंने डिसाइड किया मैं सिलेंडर का बिजनेस करूंगा, बेचूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि सिलेंडर कहां मिलेंगे। पिताजी से पूछने की ताकत नहीं थी। क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। तो अब क्या करें? पड़ोसी से पूछे, लेकिन पता चला कि कॉमन सेंस कहता है कि पड़ोसी से नहीं पूछना, क्योंकि पड़ोसी के पास इतना सा भी, कितना सा करके बताओ ना मेरे भाइयों, मेरे बहना, करो ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे करो, ऐसे करो। संजीव जी साहब आप भी कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। सब लोग ऐसे हिलाइए, हाथ को ऐसे हिलाइए, इसको ऐसे हिलाते 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 आगे लाइए,
ऐसे मेरी तरह आगे लाइए और आंखों के सामने लाइए, हिलाते रहिए और बोलिए, मेरे पड़ोसी में, थोड़ा तेज बोलिए, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? ये क्या बोल दिया आपने, लेकिन सही बोला। भगवान कसम, आपके पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। तुम्हारा होता ही, तुम्हारा है ही इसलिए ये दिमाग नहीं भाई। तो पूछिए मत उससे जो खुद ही कामयाब नहीं, जो तुम्हारा पड़ोसी है। उनसे पूछो जो उस क्षेत्र के कामयाब लोग, जो तुम्हें उस चीज की राय दे सकते। मैंने दिमाग से पूछा, दिमाग ने आइडिया दिया। तुम पूछो तो सही, ये आइडिया मिलेगा। तुम बार बार पड़ोसी से पूछते हो, पूछो दिमाग से, क्योंकि यही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। मैंने दिमाग से पूछा तो दिमाग ने आइडिया दिया। हिंदुस्तान में फैमिली की परिभाषा ही गलत है। कैसे? यहां पर पत्नी पति के लालू की तरह तेरा हो जाए तो भी फैमिली ही कहलाती है। मां बाप भी साथ में रहे तो भी फैमिली कहलाती है। और नियम क्या है? एक फैमिली को दो। 23 है तो भी दो, 2 है तो भी दो। आइडिया आया। मैंने पूरे मोहल्ले में जिनके भी अभी बच्चे पैदा नहीं हुए थे उनकी लिस्ट बनाई, क्योंकि उनको 2 मिलते थे, काम एक ही आता। लिस्ट बना ली। 11 बजे प्लान बताने निकल जाता था। 11 बजे का वेट इसलिए करता था, तब तक अंकल लोग सब ऑफिस चले जाते थे। आंटी अकेली घर में बसती थी। अंकल से बड़ा डर लगता था कब मार दे। तो 11 बजे आंटी अकेली बसती थी तो हम घंटी बजाते थे। आंटी बाहर निकलती थी, क्या है? मैंने कहा आंटी जी हर महीने नई साड़ी चाहिए। वो कहा पागल आदमी, सुबह सुबह कहां से आ गया? हर महीने भी कोई नई साड़ी आ सकती है। मैंने कहा पहले कौन सी आ रही है जो नुकसान हो जाएगा? पूछोगे तो फायदा हो जाएगा, तो बताओ। मैंने कहा 2 सिलेंडर सरकार देती है हर महीने, एक इस्तेमाल कर लेते हो, एक का क्या करते हो? कम सरकार से लेते ही नहीं। मैंने कहा यही गलती कर रहे हो, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दो तो 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। वो कहे ऐसा हो सकता है। मैंने कहा योजना चल रही है, नाम लिखाओ। मैंने पूरे मोहल्ले के 70 सिलेंडर इकट्ठे कर लिए। न कोई एजेंसी लेने की जरूरत पड़ी, न कोई गोडाउन रखने की जरूरत पड़ी, और न ही कोई पैसा लगाने की जरूरत पड़ी। लिस्ट तैयार थी। जहां पर ब्लैक में बिकते थे वहीं पर खड़ा हो जाता था। कोई भी 200 रुपए उससे मांगता था, हम उसे खींचकर 225 बोलते थे। वो कहां मिलेगा? हम सप्लायर से मिला देते थे और 25 रुपया एक सिलेंडर पर कमाते थे। जब गवर्नमेंट का जो डीलर था उसका मार्जिन 9 रुपए का था, हमारा उस समय 25 रुपए का मार्जिन। ये दिमाग को कम मत आको, ये दिमाग तुम्हारे को कहां से कहां ले जा सकता है तुम्हें पता ही नहीं। और मैंने पैसे कमाने चालू कर दिए। और जब मैं 11वीं क्लास में 11th स्टैंडर्ड में आया, उस समय मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी। मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल थे उनके पास लूना थी, मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी। स्कूल में प्रिंसिपल और हम दोनों एक साथ घुसा करते थे। ये हमारा रुतबा 11वीं क्लास का। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी था। क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। हम रेगुलर पढ़ते थे। पढ़ते मतलब क्लास में जाते थे, लेकिन पढ़ते बिल्कुल नहीं थे। लेकिन कोई माई का लाल नहीं था जो हमें फेल कर दे, क्योंकि हमारे पास होने का पूरा फॉर्मूला तैयार था। हम हर साल पास होते थे, क्योंकि हमारी जेब में हमेशा पैसे रहते थे। हमारे स्कूल में किसी के पास भी पैसे नहीं रहते थे। हमने पूरा क्राइटेरिया बनाया कि जो भी मेरी स्कूल में एक ही क्लास में 3 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ फेल होगा, हम तुरंत उसे अपना मित्र बना दें। हम जो भी फेल होता था उसको मित्र बनाते थे, क्योंकि एक ही बच्चा 3 साल लगातार फेल होता तो उम्र में बढ़ जाता, उसका वेट 75 किलो का हो जाता। हमारा वेट था 42 किलो, और 75 किलो के 50 बड़े नौजवानों की टीम और सेना हमारे पास थी। जो दिखता है वो बिकता है। हम 42 किलो के आगे आगे चलते थे, 75 किलो के सारे बच्चे पीछे पीछे चलते थे। और बड़े बड़े बच्चे हमें बार बार कहते थे, मुकेश तुम कम करो, क्या करना है?
तो इनके 4 सालों का इंतजार हम करते थे। वो बार बार कहते थे हुक्म करो, हुक्म करो। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास थोड़े से पैसे। अगर ये पैसे तुम्हारे पास है ना तो कुंभ में खोया हुआ भाई तुम्हें अपने आप ढूंढ लेगा। और अगर ये पैसे नहीं हुए तो सगा भाई भी टाइम पर पहचानने से मना कर दे। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास थोड़े से पैसे। और भाई साहब सारे होशियार बच्चे, उनको हिंट मिल गया कि मुकेश कोठारी की सेना बड़ी भारी है, एग्जाम में से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये जीना हराम कर देगा हमारा। बिना किसी को डराए सब लोग कोऑपरेट करते थे और हम हर साल पास होते थे। बीकॉम हो गए ऐसे हम, बिना पढ़े लिखे बीकॉम हम पास हो गए। हमने सोचा कि टारगेट पूरा हो गया, अब पिताजी परेशान नहीं करेंगे। पिताजी ने ग्रेजुएशन का ही टारगेट दिया था, अब अपनी इच्छा से काम करेंगे। लेकिन प्रकृति में कल क्या होने वाला है किसे भी पता है। 10 दिन के बाद मेरे पिताजी सुबह 8 बजे मेरे रूम में आए और मुझे बोला, मुकेश 10 बजे तक एकदम तैयार हो जाना, तेरी नौकरी मैंने फाइनल कर दी है, 750 रुपए मिलेंगे, 12 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। मैं पार्ट टाइम 2,500-3 हजार रुपए कमाता था। जब मेरे पिताजी 12 घंटे की नौकरी मेरी फाइनल करके आए 750 रुपए, मैंने कहा मुकेश कोठारी आज नहीं तो कभी नहीं, आज खुलकर पिताजी को बोल दे, नहीं तो जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। मैंने लंबी सांस ली, पिताजी को बोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बोलने से पहले 10 कदम पीछे किए। क्यों? हाँ, पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। मैंने कहा सुरक्षित जोन में जाना चाहिए और पिताजी को पीछे जाकर बोला, पिताजी मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी वाला जितना कमाता है उससे ज्यादा मैं पहले कमाता हूं। पिताजी को गुस्सा आ गया, उसने कहा चुप पागल आदमी, तेरा बाप हूं मैं, मूर्ख समझता है मुझे? तो घर के बाहर जाने के बाद क्या करता है, एक एक गतिविधि की जानकारी मेरे पास है। अरे बड़ा हो गया है, कब मैच्योरिटी आएगी तेरे अंदर, पिताजी का फर्ज क्या होता है तुझे पता नहीं है। कल तेरी शादी करनी पड़ेगी, रिश्ते आना चालू होंगे, लड़की का बाप आकर पहला प्रश्न करेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लेड करता है। पिताजी की तो समस्या ही कुछ और थी। पिताजी ने कान पकड़ा, सीधा नौकरी में डाल दिया। मेरे पास कॉमन सेंस था। कॉमन सेंस क्या? जिन चीजों में परिवर्तन नहीं कर सकते उसके बारे में सोचकर समय व्यर्थ मत करो। जिन चीजों को बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचना बंद करो। 90% अपने जीवन का समय बर्बाद इसी चीजों में करते हैं। काश मेरी शादी भी राजकुमार से होती, हो गई। सोचना बंद करो, आगे सोचो। अब क्या जो हो गई इस पे क्या सोचना। काश मैं भी लंदन में पैदा होता, मर गया, ले ले पुनर्जन्म। अरे हो गया ना भाई, इसके आगे सोचना, पीछे क्या सोचना। 90% लोग जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोचते हैं और अपने टाइम को खराब करते हैं, अपने दिमाग को खराब करते हैं और अपने नजदीक वाले दिमाग को भी खराब करते हैं। जो हो गया उससे आगे बढ़ना चाहते। मुझे लग गया कि मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि पिताजी फुटबॉल के शौकीन है। मैं नौकरी कंटिन्यू करने लगा, लेकिन नौकरी भी अलग तरीके से करता था क्योंकि मेरे पास कॉमन सेंस था। मैं क्या करता था, काम को जल्दी फ्री होकर बॉस की केबिन में जाता था। बॉस मुझे एक्स्ट्रा काम देता था जिसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था। मेरे सारे दोस्त मुझे मूर्ख प्राणी समझते थे। वो अगर पागल आदमी जल्दी फ्री हो गया तो हमारे पास आ, चिल करेंगे, चाय पिएंगे, तू इतना क्यों बॉस के पास जाता है, वहां से तो पैसा भी नहीं मिलता। उस समय भी मैं लोगों से कहता था और आज भी आपसे यही बात कहने आया हूं, जो बनना है वहां जाना होगा। हेलो, क्या बोला? जो बनना है वहां जाना होगा। खाना बनाना सीखना है तो किचन में जाना होगा, खिलाड़ी बनना है तो मैदान में जाना होगा, बॉस बनना है तो बॉस के पास जाना होगा, और आर्चिल का डायमंड बनना है तो आर्चिल की सेमिनार में आना होगा। जो बनना है वहां जाना है, जो बनना है वहां जाना होगा। बनना है तुम्हें डॉक्टर, पहुंच जाओ लादेन के पास।
तो तुम क्या डॉक्टर बन के आओगे? अरे भाई, जो बनना है वहां जाना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी संगत को बदलो। तुम कामयाब नहीं हो तो तुम्हारी संगत ही गड़बड़ है। तुम जिन लोगों के बीच में रह रहे हो शायद उस तरह का विचार उनके पास है ही नहीं। दिमाग है ना, ये गॉड की निशानी है। दिमाग किसके अंदर कितना आएगा यह हमारे ऊपर निर्भर नहीं, ये भगवान पर निर्भर है। और दिमाग तो कभी कभी झोपड़पट्टी में भी पैदा हो जाता है, लेकिन झोपड़पट्टी वाला दिमाग आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसके आसपास के लोग गड़बड़ होते हैं। जबकि एक व्यक्ति ज्यादा दिमाग नहीं रखता, लेकिन उसके पिताजी इतने संपन्न हैं कि उसे बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज में डालते हैं। वहां पर आसपास जितने भी दोस्त हैं वो दुनिया को बदलने की बात करते हैं। हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें चांद पर जाना है। वो बड़ा सोचते हैं, बड़ा देखते हैं, इसलिए बड़ा करते हैं। लेकिन झोपड़पट्टी में ज्यादा दिमाग होने के बाद भी उसके आसपास के सारे दोस्त एक ही बात कहते हैं, बड़े होकर केले का होलसेल कारोबार करेंगे। ज्यादा दिमाग होने के बाद भी वो केले के कारोबार में फंस जाता है। कम दिमाग वाला चांद पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके आसपास के लोगों की संगत से। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, पहले अपनी संगत को बदलो, वहां से तुम्हारी कामयाबी की नई चाल चालू हो। मैं नौकरी करने लगा, एक्स्ट्रा सीखता था, बॉस नजदीक आता था, कंधे पर हाथ रहता था, बॉस का सपोर्ट रहता था। हर साल 2-2 इंक्रीमेंट लगते थे। एक साल में एक प्रमोशन होता था। मैंने, संजीव सर, पूरी कंपनी में रिकॉर्ड बनाया। दिस इज द रिकॉर्ड इन माय कंपनी। जिस कंपनी में काम करता था 7 साल में 7 प्रमोशन, 14 इंक्रीमेंट लिए मैंने। और मात्र 7 साल में सबसे नीचे वाली पोस्ट से शुरू करके मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर पहुंच गया। जब मेरी एज 27 साल की थी तब मैं कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर था और मेरी सैलरी थी 97 में 13,000 बेसिक। 97। टीचर की सैलरी 3,000 होती थी, कलेक्टर की 11,000 बेसिक होती थी, तब मेरी थी 13,000 बेसिक। सारा मैं तो साफ बन गया। पैसों से मैं डेवलप हो गया, लेकिन दिमाग से उतना डेवलप नहीं था। जब दिमाग और पैसा साथ साथ नहीं चलता तो मैच्योरिटी नहीं आती। मेरे पास पैसा ज्यादा था लेकिन मैच्योरिटी डाउन थी। उसका नतीजा यह था कि मेरे दिमाग में फिट हो गया, जिसकी सैलरी ज्यादा होती है उसी में दिमाग होता है। अब कम सैलरी वाले से मैं बात भी नहीं करता। कोई भी मुझे कुछ समझाता था तो मैं पूछता था तेरी सैलरी कितनी है। अगर उसकी सैलरी कम है तो मैं सोचता था ये मुझे क्या समझाए, इसके पास खुद के पास दिमाग नहीं। इस तरह की गलत फहमी में घूमने वाला आदमी। सब कुछ ठीक था मेरे पास, खुद का स्कूटर एलेबल वेस्पा 150 NB विदाउट लोन लिया था। वो स्कूटर आज भी मेरे पास है। 25 करोड़ रुपए के मकान में मैंने स्कूटर का मंदिर बनाया। लोग बात मुझे कहते हैं मंदिर भगवान का क्यों नहीं बनाया। मैंने कहा भगवान का घर बनाने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। भगवान का तुम घर बनाओगे? अरे भगवान तो सृष्टि का निर्माता है, इसके घर में तुम रहते हो, तुम क्या भगवान को मंदिर बनाओगे? मंदिर तो हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाए कि शांति के केंद्र थे, जहां पर हम बैठकर कुछ अच्छे विचार ला पाए। बाकी भगवान को किसी घर की जरूरत नहीं है, भगवान तो कण कण में है। तो मैंने भगवान का मंदिर नहीं बनाया, स्कूटर का बनाया। पूछो क्यों? स्कूटर का इसलिए बनाया क्योंकि मुझे आरसीएम करने के लिए सबने मना किया, स्कूटर को छोड़कर सबने मना किया। जो भी समझदार आदमी मिलता था वो कहता यार भाई साहब मत करो, कुछ नहीं होगा सब। लेकिन स्कूटर ने कभी मना नहीं किया। मैं कहता प्लान बताने चले, एक ही बार में स्टार्ट। मैंने कहा ये है भगवान असली। और भाई साहब स्कूटर का मंदिर बनाया, कोई आया मेरे घर पर? आप आए हुए, खड़े हो जाइए। जो वो पीछे भी भाई साहब आए हुए। ठीक कह रहा हूं मैं आपको। घर के सामने स्कूटर है, वहीं से प्रणाम करके निकलते। अब जो लोग नहीं आए हैं बैठ जाइए। जो लोग नहीं आए हैं मैं उनको निमंत्रित और आमंत्रित करने आया हूं। आप मेरे घर पर जरूर आइए। जैसे देवभूमि है ना उत्तराखंड, वैसे भी गोल्डन भूमि है
राजस्थान, है ना। राजस्थान, पूरी दुनिया के लोग जब घूमने आते हैं ना इंडिया में, बिना राजस्थान घूमे उनकी यात्रा भी समाप्त नहीं होती। तो राजस्थान बहुत देखने लायक जगह है और आप आइए, मैं वेलकम करता हूं। मेरे घर पर भीलवाड़ा जरूर आना है आपको। और मैं वहां कई बार नहीं पाया जाता हूं क्योंकि सैटरडे संडे में बाहर रहता हूं, फिर भी आपको जाना। आप कहेंगे कैसे जाएंगे, आप तो रहेंगे नहीं। अरे भाई, हमने पूरा इंतजाम किया है। तुम किसी भी भीलवाड़ा के ऑटो वालों को बोलना मुकेश कोठारी के मकान पे जाना है, वो तुम्हें ले जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात कि तुम गेट पर जाकर सावधान खड़े होना, ऐसे सावधान, और बोलना जय आरसीएम, आपको अंदर खींच लेंगे। 4 आदमी इसी के लिए रखे हुए हैं कि जो भी आरसीएम बोले उसको अंदर खींचना। चाय नाश्ता भी वहां पर फ्री में है, कोई वहां पर 150 रुपए का चालान नहीं है। ये सारी सुविधाएं दे रखी है। तो आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, आइए आप, जब भी आपको जैसा टाइम मिले आप भीलवाड़ा आइए, तो हमारे घर पर जरूर पधारिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब कुछ ठीक है हमारे पास। द नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। अब हम सेमिनार की शुरुआत कर रहे हैं। लोग बाग मुस्कुरा रहे हैं कि इतनी देर कर क्या रहा था। देखिए आरसीएम में क्या 15 मिनट से ज्यादा की कोई बात है नहीं। जैसे आरसीएम जब चालू करेंगे तो 15 मिनट से ज्यादा आप समझ ही नहीं सकते, उसके बाद सिर खाना ही कहते हैं।